के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, जिसे हम ऊर्जा संरक्षण का भी नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार कि प्रत्येक भौतिक या रासायनिक प्रक्रम में जो परिवर्तन होता है उसमें जो ऊर्जा का पूरा जो मान है यूनिवर्स में वो हमेशा नियत रहता है। हालांकि जो ऊर्जा है वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। इसका मतलब जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है उसके अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न हो सकती है न ही नष्ट हो सकती है। जब हम ब्रह्मांड पर ये अप्लाई करते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम और ब्रह्मांड को एक बंद तंत्र की तरह मानते हैं, तब उसके अनुसार जो ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा है वो हमेशा नियत होती है। सिर्फ ऊर्जा जो है वो एक रूप से दूसरे रूप में किसी भी प्रक्रम के होने या पहले होने या उसके बाद में जो है वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। ओके, तो जब हम ये प्रथम नियम को एक खुले तंत्र में जैसे कि कोशिका में अप्लाई करते हैं, तो जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है उसके अनुसार किसी भी प्रक्रिया या रिएक्शन में जो एनर्जी सिस्टम के से बाहर जा रही है वो हमेशा जो सिस्टम के अंदर एनर्जी आ रही है और जो सिस्टम में स्टोर हो रही है उसको जब हम माइनस करते हैं तो जो एनर्जी लिबरेट हो रही है, ऊर्जा मुक्त हो रही है, उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। या जो एनर्जी स्टोर है हम उसको इस तरह निकाल सकते हैं, एनर्जी जो सिस्टम में आ रही है माइनस जो एनर्जी सिस्टम से बाहर लिबरेट हो रही है। तो ये जो एनर्जी स्टोर होती है सिस्टम के अंदर संग्रहित होती है उसे ही हम आंतरिक ऊर्जा कहते हैं और इसे E के द्वारा हम दर्शाते हैं। तो यहाँ यही संभव होता है कि हम किसी भी प्रक्रिया के दौरान जो आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन हो रहा है प्रक्रिया के पहले या बाद में उसे हम माप सकते हैं, जिसे हम डेल्टा E से द्वारा दर्शाते हैं। डेल्टा E2 माइनस E1। E1 जो है वो तंत्र की प्रक्रिया के पहले आंतरिक ऊर्जा और E2 जो है तंत्र की प्रक्रिया के बाद की ऊर्जा है। तो इस तरह इक्वेशन 3 जो है वो सभी भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए वैलिड है किसी भी दशाओं में। और किसी केमिकल रिएक्शन के लिए हम जो डेल्टा E का मान है वो इस तरह लिखते हैं, डेल्टा E इज इक्वल टू प्रोडक्ट की आंतरिक ऊर्जा माइनस अभिकारकों की आंतरिक ऊर्जा, जिसे हम फिर डेल्टा इज इक्वल टू Q माइनस W से लिख सकते हैं, जहाँ पे Q जो है वो तंत्र द्वारा अवशोषित ऊष्मा है जो कि उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है और W जो है वो वर्क तंत्र द्वारा सराउंडिंग पर किया गया कार्य होता है। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से एक टर्म आती है जिसे हम एंथैल्पी कहते हैं। एंथैल्पी जो है किसी भी अभिकारक तंत्र की का ऊष्मा हीट कंटेंट या ऊष्मा कंटेंट होता है और ये सिंबल H के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और ये जो है ऊष्मा तंत्र की आंतरिक ऊर्जा से संबंधित होता है जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम भी कंबाइन होते हैं। तो H इज इक्वल टू E प्लस PV होता है, जहाँ E इंटरनल एनर्जी, H एंथैल्पी, P प्रेशर और V वॉल्यूम है। लेकिन जितनी भी जैविक प्रक्रियाएं होती हैं वो ज़्यादातर या तो उनमें प्रेशर या वॉल्यूम का कोई भी चेंज नहीं आता या बहुत थोड़ा ही अंतर आता है। इसलिए बायोलॉजिकल प्रक्रियाओं के लिए प्रेशर और वॉल्यूम में परिवर्तन नगण्य होता है। इसलिए उनमें जो एंथैल्पी परिवर्तन है किसी भी प्रक्रिया के बाद वो इनका आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है। अब किसी भी विशिष्ट प्रक्रिया के लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन है उसका मान या तो नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। जब इसका मान नेगेटिव होता है तो प्रक्रिया एक्सोथर्मिक कहलाती है क्योंकि जो प्रोडक्ट का हीट कंटेंट है वो रिएक्टेंट से कम होता है। और जब डेल्टा H का मान पॉजिटिव होता है तो प्रक्रिया एंडोथर्मिक कहलाती है क्योंकि जो इसका हीट कंटेंट है वो प्रोडक्ट का जो हीट कंटेंट है रिएक्टेंट के कंटेंट से ज़्यादा होता है क्योंकि वो ऊष्मा को सराउंडिंग से अवशोषित करता है। अब हम ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के बारे में देखेंगे। ये ऊष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम है वो यह कहता है कि जो ब्रह्मांड की एंट्रोपी है वो किसी भी रासायनिक या भौतिक प्रक्रम में लगातार बढ़ रही है। ये जरूरी नहीं है कि ये एंट्रोपी सिस्टम में ही बढ़े, ये कहीं भी ब्रह्मांड में एंट्रोपी बढ़ सकती है, सिस्टम में या सराउंडिंग में। तो जो जीवित जीव है वो अपने इंटरनल ऑर्डर को जो है ऑर्डर्ड फॉर्म में बनाए रखते हैं क्योंकि वो मुक्त ऊर्जा को अपने सराउंडिंग से या तो न्यूट्रिएंट या सनलाइट के रूप में लेते हैं और उतनी ही अमाउंट की जो ऊर्जा है वो हीट या एंट्रोपी के फॉर्म में सराउंडिंग में लिबरेट करते हैं। इसलिए जो सेकेंड लॉ जो है थर्मोडायनेमिक्स का वो हमें सिंपली ये बताता है कि किस प्रत्येक भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं के दौरान जो परिवर्तन होता है तो उसमें यूनिवर्स जो है ब्रह्मांड जो है वो हमेशा डिसऑर्डरनेस की तरफ या रेंडमनेस की तरफ बढ़ रहा है।
इसीलिए जब हम यहाँ पे एंट्रोपी में परिवर्तन को दर्शाते हैं सिस्टम और सराउंडिंग की रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए, तो वो 0 के बराबर होता है। लेकिन अगर नॉन रिवर्सिबल रियल प्रोसेस है तो वहाँ पे डेल्टा एस जो है उसका मान हमेशा 0 से ज़्यादा होता है। तो जो थर्मोडायनेमिक्स का जो द्वितीय नियम है वो यहाँ परिभाषित करता है कि जो ऊष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम है वो एंट्रोपी और तापमान दोनों को कंबाइन करके इस तरह हम उसे दर्शा सकते हैं कि रिवर्सिबल प्रक्रियाओं के लिए जो एंट्रोपी में परिवर्तन है वो Q/T के बराबर जो होता है, जहाँ Q है जो वो हीट की या ऊष्मा की वह मात्रा है जो सराउंडिंग से तंत्र अवशोषित करता है, और T जो है वो परम दाब है और इसकी जो इकाई है वो जूल्स प्रति केल्विन होती है। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि कोई भी प्रक्रिया किस दिशा में होगी, फॉरवर्ड दिशा में या बैकवर्ड दिशा में, और ऐसी कोई भी प्रक्रिया प्रक्रम नहीं है जो ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को डिसोबे करता है या नहीं मानता। कुछ प्रक्रियाएं हमें ऐसा लगता है कि वो सेकेंड लॉ को डिसोबे कर रही है, पर ऐसा नहीं होता। जैसे कि ह्यूमन बींग्स जो है वो एक सिंगल एग सेल से विकसित होता है और ऑर्डरनेस की तरफ बढ़ता है। एम्ब्रियो से एक न्यूबॉर्न बेबी बिल्कुल ऑर्डर्ड इसमें बनता है, तो यहाँ पे ऑर्डरनेस बढ़ रही है हमें लगता है, लेकिन ये जो न्यूबॉर्न बेबी बन रहा है तो वो माँ से, अपनी माँ से न्यूट्रिएंट्स को लेता है, उनको ऑक्सीडाइज करता है और एनर्जी प्राप्त करता है, और हीट के फॉर्म में जो एंट्रोपी और हीट के फॉर्म में जो है वो सराउंडिंग में डिसिपेट होती है रेंडमनेस। ओके, तो जो इस तरह हम देख रहे हैं कि कुछ प्रक्रियाएं हमें लगता है कि ऑर्डर्ड हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्स में डिसऑर्डरनेस बढ़ती है। जो हम एनर्जी दे रहे हैं, इनपुट ऑफ एनर्जी जो है वो जितना इनपुट जा रहा है किसी प्रक्रिया में ऊर्जा का, उतना ही आउटपुट जो है यूनिवर्स में कहीं ना कहीं जाता है और उसकी रेंडमनेस को बढ़ाता है। ओके, तो जब वो प्रक्रियाएं जिनमें कि एंट्रोपी का मान कम होता है तो वो प्रक्रियाएं जो है वो यूनिवर्स में संभव नहीं है, हमेशा प्रक्रियाओं में एंट्रोपी का मान बढ़ेगा ही। तो द्वितीय ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के आधार पे अगर जो डिसऑर्डरनेस जो है वो अगर बढ़ रही, लोकल में अगर ऑर्डरनेस बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स में डिसऑर्डरनेस जो है वो डिक्रीज हो रही है, और इतना ही सेम अमाउंट यूनिवर्स में कहीं ना कहीं हीट के फॉर्म में या एंट्रोपी के फॉर्म में उसके डिसऑर्डरनेस को बढ़ाएगा या सराउंडिंग में बढ़ाएगा।